नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके नवग्रह ज्योतिष चैनल के अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो रहा होगा कि मैं भी एक ज्योतिष बन सकता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जब भी कभी किसी को अपनी कुंडली दिखाते हैं तो आप लोगों की कुंडली को देखकर कोई भी ज्योतिष, कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको बताता है कि आपकी कुंडली में तो बहुत सारे दोष हैं। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप भी दूसरे लोगों की कुंडली देखकर ये बता पाएंगे कि आपकी कुंडली में कौन सा दोष है। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? चलिए बिना किसी देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले दोष के बारे में आपने अपना लग्न चार्ट निकाल लेना है। लग्न चार्ट में आपने देखना है कि कौन सा ग्रह कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद आपने देखना है ग्रहण दोष। सबसे पहला दोष ग्रहण दोष। जब जब भी आपकी कुंडली में देखना है कि यदि सूर्य के साथ में राहु या केतु बैठा हुआ है तो इसको बोलते हैं ग्रहण दोष। यदि ये वाला दोष आपके सेकंड हाउस में, आपके सिक्स्थ हाउस में, छठे घर में, आठवें घर में या 12वें घर में बना हुआ है तो ये वाला दोष और भी ज्यादा प्रबल हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि 6, 8 और 12 घर में सूर्य जो है वो कमजोर पड़ जाता है और जो राहु है या केतु है वो बहुत ज्यादा तीव्र हो जाते हैं। इसलिए ये दोष बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन चलो मान लिया कि आपकी कुंडली में सूर्य के साथ राहु और केतु बैठे हुए हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं बताना कि आपको देख के आपने बता दिया कि सूर्य के साथ राहु केतु है तो दोष है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी दोष दिखता है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं दिखता हमको उस इंसान के जीवन में। तो हमको क्या करना पड़ता है? हमको कुछ चीजें चेक करनी पड़ती है। जैसे कि यदि सूर्य यहाँ पर है और राहु भी यहीं पर ही है तो हमने भाव चेक करने की दोनों भाव या फिर एक ही राशि में दोनों ग्रह बैठे हुए होने चाहिए तो ये दोष बनता है। दूसरी चीज, आपको दोनों की डिग्री चेक करनी है। यदि सूर्य जो है यहाँ पर, मान लिया कि सूर्य जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ है कितने डिग्री में? 12 डिग्री के साथ। सूर्य के साथ राहु भी बैठ गया 12 या 13 डिग्री के आसपास। तो दोनों की डिग्री जब सेम हो जाती है तो दोष मतलब प्रबल हो गया। हमने एक पे टिक लगा दिया कि पहली चीज भी हमको मिल गई, दूसरी चीज हमने डिग्री पे टिक लगा दिया। तीसरी चीज, फिर हमको दोनों के नक्षत्र देखने पड़ते हैं। क्योंकि जब जब भी हम जन्म लेते हैं या फिर जब भी हमारा जन्म हुआ था तो हमारी कुंडली के अंदर जब भी कोई भी ग्रह जिस भी स्थान पर बैठे हुए थे तो उनका एक अलग से नक्षत्र बना हुआ था। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, आप वेट कीजिए एक बार। देखिए कि आपकी कुंडली में जब आप अपनी किसी भी एप्लीकेशन से कुंडली खोलते हैं, जैसे कि एस्ट्रोसेज से ही खोल लिया आपने, तो एस्ट्रोसेज पे देखो, ये मैंने आपको एक कुंडली का सॉफ्टवेयर दिखाया है। एस्ट्रोसेज है ये एप्लीकेशन। तो इसके अंदर क्या है कि आपको ना ग्रह पर, आपकी लग्न कुंडली हो गई है, इस लग्न कुंडली की यहाँ पर ग्रह पर जाकर आपने क्लिक करना है। तो देखो आपकी कुंडली का कोई भी ग्रह, जैसे कि आपका लग्न जो है धनु लग्न है और वो किस नक्षत्र का है? मूल नक्षत्र का। सूर्य जो है वो सिंह राशि में बैठा हुआ है, ये उसकी डिग्री दी हुई है 23 डिग्री 12 कला और 59 यानी कि 59वीं कला। और ये इसका नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। नक्षत्र देखने के बाद आपको उसका पद भी देखना पड़ेगा। जैसे कि यदि इस चीज के अंदर सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ है, दोनों की डिग्री सेम है और सूर्य और राहु दोनों उग्र नक्षत्र में बैठे हुए हैं, यदि दोनों के नक्षत्र इन नक्षत्रों में से अगर आ जाते हैं उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में, तो फिर आपको डबल टिक लगा देना पड़ता है कि हाँ भाई अब तो जो ये दोष है ये और भी ज्यादा प्रबल हो चुका है। कैसे? देखिए कि यदि उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में जो सूर्य है वो भी पूर्वा फाल्गुनी में बैठा हुआ है और राहु भी पूर्वा फाल्गुनी में बैठा हुआ है, ठीक है, या तो पूर्वाषाढ़ा, ये जो जितने भी नक्षत्र मैंने लिखे हुए हैं, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, मघा, भरणी, 27 नक्षत्रों में से ये कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं जो कि उग्र होते हैं, जो कि खराब नक्षत्र होते हैं। तो यदि मान लिया कि आपने पहले नक्षत्र देख लिया, नक्षत्र दोनों का सेम है, सूर्य का और राहु का, इसके बाद फिर आपने पद देखना है कि दोनों के जो पद हैं वो भी कहीं ना कहीं सेम तो नहीं है। नक्षत्र यदि सेम हो जाते, देखिए अभी आपको दिखाया जाए, देखिए यहां पर नक्षत्र के आगे इधर पद भी दिया हुआ है। देखो जैसे कि यहां पर आप देखोगे कि जो अश्लेषा नक्षत्र है एक पद के अंदर है, अगर यू दूसरा कोई भी नक्षत्र होगा कोई भी, वो भी यदि अश्लेषा नक्षत्र में है और उसका भी पद सिर्फ एक ही है तो फिर दोनों का क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। इस तरीके से आपको देखना पड़ता है। पद भी यदि दोनों के सेम हो गए हैं, एक एक डिग्री 1 2 3 ऐसे में हो गए हैं, 1 2 3 4 5 में अगर ऐसे हो गए हैं तो फिर आपको वहां पर भी टिक लगा देना है। तो ये चीज आप, ये जो चेकिंग की मैंने प्रोसेस बताया है ये बहुत कम लोगों को पता होती है। बट ध्यान रखिएगा कि आप जब भी चेकिंग करेंगे तो ये 3-4 चीजें आपको जरूर देखनी है हर एक दोष के अंदर। यदि आप बिना किसी ये चेकिंग के किसी को बता देते हो कि आपका ये दोष है तो फिर वो चीजें गलत होती है, आपको एग्जैक्ट बताना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं अंधक दोष के बारे में। अंधक दोष, जब भी सूर्य के साथ शनि बैठता है तो लगता है कुंडली में अंधक दोष।
अंधक दोष आपकी कुंडली में, क्योंकि देखो जो सूर्य है वो क्या है, शनिदेव के पिताजी हैं और वो उनके पुत्र हैं, तो दोनों पिता और पुत्र एक साथ कभी भी ये नहीं रह पाते, दोनों के अंदर का संयोग नहीं बन पाता, दोनों के अंदर दिक्कतें आती है। तो इस चीज के अंदर जिस भी कुंडली में सूर्य के साथ शनि बैठा हुआ है और अंधक दोष प्रबल है, प्रबल यानी कि हमने ये तीनों चेकिंग कर ली है, हमने नक्षत्र देख लिए हैं, अगर ये सारी चीजें हैं और वो प्रबल हो चुका है तो ऐसे इंसान के पिता की मृत्यु जो है वो बहुत, या तो उसके जन्म के बाद ही हो जाती है या फिर पिता को जो है वो संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ता है। ये वाला दोष पिता की मृत्यु करवाने के लिए सज्ज रहता है, क्योंकि ये जो दोष है अंधक दोष कुंडली में संघर्ष भी बढ़ाने का काम करता है, ये आंखों की दिक्कत भी देता है, ये हार्ट अटैक रिलेटेड प्रॉब्लम भी करवाता है, क्योंकि यहाँ पर पिताजी हैं ये और ये बेटा है, तो पिता और पुत्र के बीच में जो पिताजी है वो अपना सेक्रीफाइस कर देते हैं, अपना बलिदान दे देते हैं, क्योंकि जो सूर्य है वो एक सात्विक प्रवृत्ति वाला ग्रह है और जो शनि है वो तामसिक प्रवृत्ति वाला ग्रह है, क्रूर ग्रह है। तो इसी तरीके से दोनों की प्रवृत्ति मैच नहीं खाती है, इसीलिए अंधक दोष वाले लोगों को क्या करना पड़ता है, उनके पिता के साथ उनका कभी भी बनता नहीं है, फिर पिता की मृत्यु हो जाती है। बात कर लेते हैं केमद्रुम दोष के बारे में। केमद्रुम दोष क्या कहता है कि यदि आपकी कुंडली में कहीं पर भी चंद्रमा लिखा हुआ है, ठीक है, और चंद्रमा से अगले घर में या पिछले घर में सूर्य और राहु केतु विराजमान हो जाएं तो उसको बोलते हैं केमद्रुम दोष। जैसे कि मान लिया कि इस कुंडली में यहां पर मैंने चंद्रमा लिख दिया, तो इस चंद्रमा के पहले वाला घर जैसे कि ये वाला घर और ये वाला घर, यदि यहां पर सूर्य या राहु केतु, इधर सूर्य हो जाए, इधर राहु या केतु में से कोई एक ग्रह हो जाए, या फिर इधर राहु हो जाए इधर सूर्य हो जाए, इधर केतु हो जाए इधर सूर्य हो जाए, तो उसको बोलते हैं केमद्रुम दोष। केमद्रुम दोष बहुत ज्यादा घातक हो जाता है यदि ये 6, 8 और 12 में बन रहा हो तो केमद्रुम दोष। लेकिन बहुत सारे लोगों की कुंडली में जो एक केमद्रुम दोष है ये भंग हो जाता है चंद्रमा से एक घर पहले और एक घर बाद में, यदि सूर्य राहु या केतु है तो हम क्या बोलेंगे कि इस कुंडली में केमद्रुम दोष है। अब केमद्रुम दोष भंग कब होता है, ध्यान से सुनिएगा कि चंद्रमा जहां पर भी बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, वहां से केंद्र भाव में, या वहां से केंद्र भाव यानी कि जो सेंट्रल हाउस होते हैं, वहां से आपने पहला घर, देखो पहला घर गिनो, ये वाला पहला घर, उसके बाद चौथा घर, क्योंकि केंद्र के जो घर होते हैं वो होते हैं 1, 4, 7 और 10, ये कुंडली का केंद्र घर होता है। लेकिन चंद्रमा जहां से बैठा हुआ है ना, अब आपने वहीं से ही केंद्र मान लेना है कि जैसे 1, 2, 3, 4 ये वाला घर, 5, 6, 7 ये वाला घर, 8, 9, 10 ये वाला घर। तो चंद्रमा जहां से बैठा हुआ है वहां से आपने ये कुछ घर गिन लेने हैं। ये जो घर है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये वाले घर में, इन घरों में यदि चंद्रमा जहां पर बैठा हुआ है वहां से यदि कोई ग्रह हो तो ये दोष भंग हो जाता है। चंद्रमा यहां पर बैठा हुआ है और यदि इन ग्रहों में से कहीं पर भी चंद्रमा है वहां से आपने 1, 4, 7, 10 गिनना है। 1, 4, 7, 10 घरों के अंदर यदि कोई ग्रह बैठ जाए तो ये केमद्रुम दोष जो है वो भंग हो जाता है। केमद्रुम दोष का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अब बात कर लेते हैं पितृदोष के बारे में। पितृदोष आपने बहुत सारी वीडियोस में सुना होगा, ये लगता कैसे है, कैसे होगा, इसके बारे में जान लेते हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ में राहु या केतु हैं, चंद्रमा के साथ राहु या केतु बैठ जाएं तो उसको बोला जाता है पितृदोष। पितृदोष घातक हो जाता है 6, 8, 12, क्योंकि छठा, 8 और 12वां घर तो वैसे ही अरिष्ट कारक घर होते हैं, वैसे ही त्रिक भाव होते हैं, तो इस त्रिक भाव के अंदर भी दिक्कतें आती है। तो यदि जो पितृदोष है यदि आपकी कुंडली में बन जाता है तो ऐसे में क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा बाधाएं आती है, आपके काम नहीं बन पाते, उलझने बहुत ज्यादा आती है। ऐसा इंसान बहुत ज्यादा कभी भी सही ढंग से अपना डिसीजन नहीं ले पाता, डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो उस इंसान की कम होने लगती है। ऐसा इंसान जो है वो डिप्रेशन में आने लगता है, क्योंकि जो ये पितृदोष है ये आपकी कुंडली में ये सारी चीजें करवाने का काम करता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगला दोष, विष दोष के बारे में। विष दोष सारे घातक दोषों में से एक दोष जो कि जिस इंसान की कुंडली में भी बनता है तो उसको उम्र भर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उसकी जीवन जो है वो खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। जैसे कि आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ में यदि शनि बैठ जाए, चंद्रमा के साथ यदि आपकी कुंडली में शनि बैठा हुआ है किसी भी घर में, तो ये मैरिड लाइफ में दिक्कतें करवाता है। अगर ये किसी इंसान यानी कि ये किसी आदमी की कुंडली में बना हुआ है, पुरुष की कुंडली में, तो उसको मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स करवाएगा, मैरिड लाइफ में खराबी करवाएगा। लेकिन यदि ये किसी स्त्री की कुंडली में बना हुआ है तो विष दोष से कहा जाता है कि जिस भी स्त्री की कुंडली में है तो उसके पति की मृत्यु उससे पहले होती है, यानी कि उसको विधवा होने का जो दोष है वो लगता है।
तो ये कब कब होता है, यदि ये किसी पुरुष की कुंडली में है तो उसको अपने पूरे जीवन में अपमान सहन करना पड़ता है, पूरा जीवन तनावपूर्वक बीतता है। लेकिन किसी स्त्री की में है तो उस स्त्री का जीवन नरक बराबर हो जाता है, मानसिक असंतुष्टि होती है। और लेकिन यदि ये ही जो विष दोष है, यदि ये राहु केतु के नक्षत्र में बना हुआ है, राहु केतु या शनि के नक्षत्र में बना हुआ है, तो 100% अपना रिजल्ट देगा। राहु केतु या शनि के नक्षत्र में बना हुआ है तो 100% रिजल्ट देगा। लेकिन ये यदि शुक्र के, गुरु के और बुध के नक्षत्र में बना हुआ है तो ये सामान्य अपना परिणाम जो है वो देता है। चलिए बात कर लेते हैं अमावस्या दोष के बारे में। यदि आपकी कुंडली में शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर और कृष्ण पक्ष की पंचमी के बीच का यदि चंद्रमा है तो आपकी कुंडली का क्या कहा जाता है कि बलवान चंद्रमा है। लेकिन ऐसे कुंडली में जैसे देखो, जैसे कि मान लिया कि आपकी कुंडली में सूर्य जहां पर बैठा हुआ है, जिस घर में भी, चाहे यहां हो यहां हो या हो कहीं पर भी हो, सूर्य के साथ में यदि चंद्रमा बैठ जाए आपकी कुंडली में किसी भी घर में, तो उसको अमावस्या दोष बोला जाता है। ऐसा इंसान का जो मन है वो कभी भी नहीं लगता। अमावस्या दोष वाला इंसान कभी भी डिसीजन अपने अच्छे नहीं ले पाता, उसको कभी भी दिमाग से शांति, मेंटल पीस नहीं मिल पाता। तो क्योंकि जो सूर्य है वो गर्म ग्रह है और जो चंद्रमा है वो बिल्कुल ठंडा ग्रह है, शीतल ग्रह है, तो दोनों का आपसी मेल मिलाप होता ही नहीं है। सूर्य हमारा क्या है, मन का, सूर्य जो है हमारी आत्मा का कारक है, लेकिन चंद्रमा है हमारी मन का कारक। तो जब हमारा मन ही किसी भी काम में नहीं लगेगा, मन ही विचलित रहेगा, मन से ही हम खुश नहीं रह पाएंगे, तो हमारा जो शरीर है यानी कि जो हमारी आत्मा है वो भी प्रसन्न नहीं रह पाती। अमावस्या दोष ये लगाता है। लेकिन यदि सूर्य यहां पर है या फिर सूर्य के आसपास में यदि चंद्रमा जितना दूर होता जाएगा उतना आपको फल अच्छा मिलता जाएगा। यदि सूर्य यहां पर है और चंद्रमा बिल्कुल 7वें घर में है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा वो चंद्रमा। बस ये है कि चंद्रमा कभी भी 8 नंबर की गिनती में आपकी कुंडली में नहीं लिखा होना चाहिए, क्योंकि जिन जिन भी लोगों की कुंडली में चंद्रमा 8 नंबर की गिनती में होता है तो चंद्रमा नीच का हो जाता है। नीच का चंद्रमा कभी भी आपको बल नहीं देगा, कभी भी आपको मानसिक शांति नहीं देगा, चीजें जो है वो भटकती रहेंगी, मन में ऐसा अशांति जो है वो बनी रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं शकट दोष के बारे में। अमावस्या दोष हो चुका है, शकट दोष के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां पर भी बैठा हुआ है वहां से 6ठे या 8वें भाव में गुरु बैठ जाए, जैसे कि चंद्रमा यहां पर बैठा हुआ है, मान लिया, वहां से 6ठा घर गिनना है आपने, 1 2 3 4 5 6, इस घर में यदि गुरु बैठ जाए, 7 8 या फिर इस घर में गुरु बैठ जाए, चंद्रमा से 6ठे या 8वें घर में, शकट दोष चंद्रमा से 6ठे या 8वें घर में गुरु बैठ जाए तो शकट दोष कहा जाता है। शकट दोष होता कब है, जिन जिन लोगों की भी कुंडली में शकट दोष होता है तो ऐसे इंसानों को महीने में 2 बार सतर्क रहने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब जब भी चंद्रमा और सूर्य, मतलब चंद्रमा और गुरु गोचर में एक तरफ आते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो 2.5 दिन के अंदर गोचर कर लेता है, तो जब जब भी चंद्रमा गोचर करते हुए गुरु की राशि में आएगा, उस वाले जगह पर आएगा, तो उस टाइम पीरियड में कभी भी आपको आर्थिक चीजों को लेकर उतार चढ़ाव बहुत देखने को मिलेंगे। कभी भी आपको किसी भी एग्रीमेंट पर उस टाइम पर साइन नहीं कर देना है, पैसों से रिलेटेड कोई भी काम नहीं कर लेना है, क्योंकि जो शकट दोष है वो आपको पैसों से रिलेटेड उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा करवाता है। आर्थिक रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए चंद्रमा और गुरु के गोचर में। अब ये चीज आप देखोगे कैसे, ये आप गूगल पर देखोगे कि आज चंद्रमा किस राशि में गोचर कर रहा है। यदि चंद्रमा 9 नंबर या फिर 12 नंबर की राशि में गोचर कर रहा होगा तो वो गुरु की ही राशि है, तो उस टाइम पीरियड में आपको 9 या 12 नंबर की गिनती में जब वो गोचर करे तो उस टाइम पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। बात कर लेते हैं अंगारक दोष के बारे में। यदि आपकी कुंडली में मंगल के साथ में शनि बैठा हुआ है या फिर मंगल के साथ राहु या केतु में से कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो उसको बोला जाता है अंगारक दोष। बात कर लेते हैं चंडाल दोष के बारे में। यदि आपकी कुंडली में गुरु के साथ राहु या फिर गुरु के साथ केतु बैठा हुआ है तो चंडाल दोष कहा जाता है, क्योंकि जिन जिन लोगों की भी कुंडली में चंडाल दोष होता है तो कहा जाता है कि ऐसा इंसान कभी भी, जो जितनी भी वो विद्या ग्रहण कर ले, जितना भी वो पढ़ ले, उस इंसान को कभी भी अच्छा गुरु प्राप्त नहीं होता। सबसे पहली चीज, ऐसा इंसान एक चांडाल प्रवृत्ति का होता है और ऐसे इंसान को कभी भी जो ज्ञानवर्धक चीजें हैं वो ये राहु और केतु रोकते हैं पूर्ण होने में। वैसे तो बहुत सारे दोष होते हैं कुंडली के अंदर, उम्मीद करता हूं कि इनमें से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग चुका है फिलहाल। अब बात कर लेते हैं कि जो ये दोष हैं कुंडली के, जो आपकी में दोष है, तो उसका निवारण जो है वो आपको कैसे करना चाहिए। चलिए डायरेक्टली आपको एक सीधे पेज पर ले जाया जाए कि जहां पर आपको बताया जाएगा कि कुंडली में दोष की शांति कैसे करी जाती है। देखियो, आपको ना या तो कभी भी आप दान करके देखिए,
कुंडली में जो दोष है उसकी शांति का विधान क्या होता है। यदि कोई भी सूर्य, जैसे कि सूर्य के साथ में, जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारे दोष बनते हैं, तो यदि सूर्य के साथ में आपको पता है कि सूर्य जो है वो पीड़ा दे रहा है, मेरे दोष लगा रहा है, गुरु पीड़ा दे रहा है, चंद्रमा पीड़ा दे रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सूर्य के 7,000 मंत्रों का जाप करना चाहिए, जाप करके उसका हवन कर देना चाहिए। चंद्रमा के 48,000, मंगल के 44,000, बुध के 41,000, शनि के 1.25 मंत्रों का जाप, गुरु के 84,000, शुक्र के 70,000, राहु केतु के 80,000 मंत्र का, 70,000 मंत्र का जाप आपको कर देना चाहिए। और जिन जिन लोगों को भी में भी काल सर्प दोष होता है, तो उन लोगों को 51,000 गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और सर्प सुक्ति का 101 पाठ कर लेना चाहिए। ऐसे लोगों को फिर अपने दोष से मुक्ति मिलती है। वैसे इन चीज़ों का दान भी होता है, तो दान की विधि आपको बहुत बाद में अच्छे तरीके से और भी बताएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से ही नवग्रह ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।